Good morning all of you. Today we will discuss about साइक्लोट्रॉन, है ना। साइक्लोट्रॉन जो है उसमें क्वेश्चन आता है आपको, साइक्लोट्रॉन से आप क्या समझते हैं, साइक्लोट्रॉन का वर्णन कीजिए या साइक्लोट्रॉन की संरचना एवं क्रियाविधि समझाइए। या फिर बड़ा क्वेश्चन अगर इसका बनता है तो इस तरह से बनता है कि साइक्लोट्रॉन क्या है या साइक्लोट्रॉन किसे कहते हैं, साइक्लोट्रॉन की संरचना, क्रियाविधि, धनायन की त्रिज्या के लिए व्यंजक, उसके आवर्तकाल के लिए व्यंजक, साइक्लोट्रॉन आवृत्ति के लिए व्यंजक, धनायन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक तथा पूर्ण परिक्रमाओं की संख्या के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो पॉइंट वाला भी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको। साइक्लोट्रॉन, सबसे पहले हम देते हैं इसकी परिभाषा। साइक्लोट्रॉन है क्या? तो साइक्लोट्रॉन के बारे में ऐसा कहते हैं कि वह उपकरण जिसकी सहायता से अल्फा कणों, प्रोटॉनों तथा धनात्मक कणों को त्वरित किया जाता है, साइक्लोट्रॉन कहलाता है, ठीक है। उपकरण है तो कहलाता है, युक्ति है तो कहलाती है। वह युक्ति है बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वह युक्ति जिसकी सहायता से, वह युक्ति जिसकी सहायता से किसको, अल्फा कणों, धन कणों यानी कि प्रोटॉनों व धन कणों को, धनात्मक कणों को, सीधी सी बात है, अल्फा कण धनात्मक कण होते हैं, प्रोटॉन धनात्मक कण होते हैं, को त्वरित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। त्वरित, त्वरित का मतलब समझते हैं आप? त्वरित का मतलब क्या होता है? बोलिए, त्वरित का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? एवरीवन है कि कोई? त्वरित का मतलब क्या होता है? कोई नहीं? बोलो पूजा, त्वरित का मतलब क्या होता है? हाँ, त्वरित का मतलब गति करने से होता है, लेकिन त्वरित का मतलब होता है उसके वेग में क्या करना, वृद्धि करना, उसकी चाल में क्या करना, वृद्धि करना, ठीक है। त्वरित का मतलब ये होता है। त्वरित गति का मतलब है कि समय के साथ उसके वेग में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। वैसे तो त्वरित, त्वरण का मतलब परिवर्तन से होता है, लेकिन यहाँ त्वरित का मतलब हम वेग में क्या करेंगे, वृद्धि ही करेंगे, कमी यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से अल्फा कणों, प्रोटॉनों तथा धनात्मक कणों को त्वरित किया जा सकता है, क्या कहलाती है, साइक्लोट्रॉन कहलाती है, साइक्लोट्रॉन कहलाती है, ठीक है। युक्ति बोलेंगे तो कहलाती है, उपकरण बोलेंगे तो कहलाता है, ठीक है। वह उपकरण जिसकी सहायता से अल्फा कणों, प्रोटॉनों तथा धनात्मक कणों को त्वरित किया जाता है, साइक्लोट्रॉन कहलाती है। अब देखते हैं इसकी संरचना, सॉरी पहले तो इसका सिद्धांत है ना। नंबर 1 देखते हैं इसका सिद्धांत। सिद्धांत यह बोलता है कि जब किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में के लंबवत गति कराया जाता है तथा विद्युत क्षेत्र के द्वारा उसे लगातार त्वरित किया जाता है, तो वह बढ़ती हुई त्रिज्या के सर्पिलाकार पथ का अनुसरण करते हुए, है ना, बढ़ती हुई त्रिज्या के सर्पिलाकार पथ का अनुसरण करता है तथा उसकी चाल लगातार बढ़ती जाती है। यह इसका सिद्धांत है। मतलब कैसा करना है आपको, कण को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कराना है। कण मतलब यही अल्फा कण, प्रोटॉन, धनात्मक कण। तो कण को कहाँ गति कराना है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। ये बात याद रखिएगा, ये सब कंडीशन है इसकी, ऐसा कराएंगे तब ऐसा होगा। कण को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कराना है। दूसरा, विद्युत क्षेत्र के द्वारा क्या करना है इसको, विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगातार क्या करना है, इसको त्वरित करना है। मतलब उसके वेग में क्या करते जाना है, आपको वृद्धि करते जाना है। तो क्या करेगा, तब ये जो कण होगा ये सर्पिलाकार पथ का क्या करेगा, अनुसरण करेगा। सर्पिलाकार पथ का अनुसरण करेगा और फिर इसकी चाल भी कैसे होती जाएगी, चाल लगातार बढ़ते जाएगी, ठीक है। ये इसका क्या है, सिद्धांत है। तो क्या बात याद रखना है आपको सिद्धांत में, बताइए क्या है इसका सिद्धांत। आवेशित कण को कहाँ गति कराना है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कराना है, और विद्युत क्षेत्र द्वारा क्या करना है, उसके वेग को लगातार बढ़ाना है। मतलब उसके वेग में क्या करना है, वृद्धि करना है, उसे त्वरित गति क्या करना है, प्रदान करना है, त्वरित करना है। तो वो क्या करेगा, सर्पिलाकार पथ का क्या करेगा, अनुसरण करेगा और
उसकी चाल जो होगी लगातार क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो बढ़ेगी और चाल बढ़ेगी तो उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। हमारा काम यहाँ पर एक्चुअल में उसकी चाल को बढ़ाकर उसकी गतिज ऊर्जा को क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि कोई भी उपकरण का जो मतलब होता है, कोई भी काम जब हम करते हैं तो एक्चुअल में आज की डेट में हम उसका जो उपयोग है वो एनर्जी के लिए ही करते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार से हमको एनर्जी, क्योंकि पूरी वर्ल्ड को जितना भी काम करना है चलाने के लिए, है ना, हमको सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता है, एनर्जी की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है। तो सब काम हम ऊर्जा के लिए ही करते हैं, ऐसा मान के चलिए आप। तो क्लियर हो गई बात। अब मैं पूरी बात बोलता हूँ। जब किसी आवेशित कण को, एक्चुअल में कण कौन सा है यहाँ पर, कौन सा कण है, आवेशित कण। जब किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कराया जाता है तथा विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगातार त्वरित किया जाता है तो वह बढ़ती हुई त्रिज्या के सर्पिलाकार पथ का अनुसरण करता है तथा उसकी चाल लगातार बढ़ती जाती है। ठीक है, या उसकी चाल और गतिज ऊर्जा लगातार बढ़ती जाती है। इज इट क्लियर? सिद्धांत तक ठीक है सबको? अभी जब डायग्राम बनाऊंगा तो और बात समझ में आएगी, है ना। दूसरे नंबर की बात है इसका संरचना। जब संरचना देखेंगे तो इसकी क्रियाविधि देखेंगे, बहुत आसान है, अभी देखते हैं। यहाँ क्या होता है, एक धातु का खोखला बेलन लेते हैं, धातु का एक खोखला बेलन लेते हैं और धातु के खोखले बेलन को क्या कर देते हैं, ऐसे बीच से काट कर क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। ठीक है, धातु का खोखला क्या करेंगे, एक बेलन ले लेंगे, ठीक इस तरह से, ये बेलन है मान के चलो, ठीक है, और इस बेलन को क्या करेंगे, ऐसे बीच से काट देंगे इस तरह से। ठीक, दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना, ये बेलन क्या कर दिख रहा है, मेरा हाथ, यस। और देखो जहां से मैं अलग कर रहा हूं वहां से इसको ऐसे काट देंगे, तो मुझे बताइए इस तरह से आकृति बन जाएगी कि नहीं बनेगी, बताइए। एक तरफ ऐसी आकृति बनेगी, एक तरफ ऐसी आकृति बनेगी, यस और नो? क्लियर है ना। यानी एक बेलन लिया, अच्छा बेलन ज्यादा लंबा नहीं लेना अपने को, बेलन लेना है आपको, ज्यादा लंबा नहीं लेना, छोटा बेलन लेना इस तरह से, लेकिन धातु का बेलन रहेगा, है ना, खोखला बेलन रहेगा। और उस बेलन को क्या करना, इस तरह से जो बेलन है उसको ऐसा बीच से क्या कर देना, ऐसा काट देंगे, बीच से काट देंगे तो बताइए दोनों भाग ऐसे अलग अलग हो जाएंगे, यस और नो? ठीक होंगे। और फिर इनको क्या कर देंगे, थोड़ा सा हटा कर रख देंगे ऐसा, ठीक है ना, इस तरह से थोड़ा दूर रख देंगे, विस्थापित कर देंगे। इनको कहते हैं डीज। अब डीज क्यों कहते हैं, क्योंकि डी के जैसे दिखते हैं। और जैसे डीज नाम क्यों दिया इसको, जैसे हम एक लड़का है तो उसको क्या बोलते हैं, बॉय कहते हैं। अगर दो लड़के, दो से अधिक लड़के क्या कहते हैं उसको, बॉयज कहते हैं ना, वैसे गर्ल्स कहते हैं, वैसे इसको क्या कहेंगे हम, डीज कहने वाले हैं। क्लियर दैट, क्योंकि वो दिखते कैसे हैं, डी के समान दिखते हैं, देखो इस तरह से। दिख रहे हैं क्या आपको डी जैसे, बोलिए यस, डी जैसे दिख रहे हैं। राइट, तो ये डी जैसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, ये देखिए डी, इस तरफ से देखेंगे तो ये भी उल्टा डी है लेकिन डी जैसे है, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, डीज कहते हैं। राइट दैट, क्या नाम है इनका, डीज। जैसे बॉयज होता है, गर्ल्स होता है, वैसे डीज। और इसको नाम देते हैं D1 और इसको नाम देते हैं D2। क्लियर दैट, यस, यस और नो? तो क्या किया आपने क्या किया, आपने एक खोखला बेलन लिया, उस खोखले बेलन को बीच से क्या कर दिया, ऐसा काट दिया, और काटने के बाद क्या कर दिया, उनको थोड़ा विस्थापित करके रख दिया। ठीक है, और विस्थापित करने के बाद क्या कर दिया आपने, उनको नाम दिया, डीज नाम दिया। डीज क्यों नाम दिया आपने बताया आपको, जैसे बॉयज और गर्ल्स होता है वैसे डीज हो गया, दो डीज हैं तो ठीक है। तो ये डीज D1 हो जाएगा और डीज D2 हो जाएगा। डीज लिखो या डीज लिखो, ऐसा लिख सकते हैं, ज के नीचे आप बिंदी लगा देंगे, ठीक इस तरह से होगा। अब होता क्या है इसके बाद में क्या करते हैं, रफली मैं भी समझा देता हूँ।
इसके बीचों बीच में क्या होता है, एक धनायन स्रोत होता है। धनायन स्रोत, क्यों धनायन स्रोत? क्योंकि उसी धनायन को, धनात्मक कण को क्या करना है हमको, त्वरित कराना है, गति कराना है। ठीक है, तो बीचों बीच में क्या रहेगा, एक धनायन स्रोत रहेगा जो सामान्यतः ड्यूटेरियम होता है, यानी कि धन स्रोत के रूप में, धनात्मक कणों के स्रोत के रूप में जिसका हम उपयोग करने वाले हैं, वो क्या होगा, वो होगा एक धनात्मक स्रोत। और उसके लिए हम क्या करते हैं, ड्यूटेरियम का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, सबको मालूम है, यस और नो, केमिस्ट्री में पढ़े हो। हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस धनायन स्रोत पर क्या करते हैं, उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की क्या करते हैं, बमबारी करते हैं। उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों क्या करते हैं, उसमें जाके पटकते हैं, ठीक है, बमबारी करते हैं। बमबारी करते हैं तो क्या होता है, जो धनायन स्रोत है उससे धनायन निकलने लगते हैं। क्या निकलने लगते हैं, धनायन निकलने लगते हैं। अच्छा, इन दोनों डीजों को क्या करते हैं, चुंबक के, प्रबल चुंबक के ध्रुवखंडों N और S के मध्य क्या कर दिया जाता है, व्यवस्थित कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब व्यवस्था कैसी रहती है, जैसे ये मैंने बताया, इस तरह से आपके पास, ये आपके पास में डीज रखे हुए हैं इस तरह से। जब डीज रखे हैं तो क्या होगा, एक N जो होगा, चुंबक का N ध्रुव एक जो होगा वो ऊपर रख दिया जाएगा, और S ध्रुव क्या कर दिया जाएगा, नीचे रख दिया जाएगा, इस तरह से। यानी कि इस डीज के, दोनों डीज के ऊपर एक चुंबक का N ध्रुव और एक S ध्रुव, इस तरह से क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। ठीक है, और उस चुंबक के जो ध्रुव खंड हैं उनके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी आपकी 1 टेस्ला से 2 टेस्ला के बीच। टेस्ला मालूम है आपको, क्या चीज है, क्या चीज है टेस्ला? टेस्ला क्या चीज है, बोलो, टेस्ला क्या चीज है? टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है नहीं, बोलिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की कितने मात्रक बताया गया है? 3 मात्रक बताया गया ना, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और टेस्ला। ठीक है, तो यहां जो चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि एक्चुअल में कंडीशन कैसी है, ये देखिए, एक अलग से डायग्राम और बना रहा हूं मैं। यानी ये आपके पास में डीज है, ये, और यहां एक चुंबकीय क्षेत्र है, ये N इधर और S इस ओर। एक्चुअल में ऐसा घुमाकर NS बनाया जाता है। तो ये आपके पास में N हो गया और क्या हो गया, S हो गया। तो बताइए बल रेखाएं कैसे निकलती है, बताइए, ऐसी निकलती है बल रेखाएं, N से S की ओर, होगा कि नहीं? तो ये हो गया आपकी कौन सी, चुंबकीय बल रेखाएं। तो आप बताइए, ये जो है, ये N और S मतलब चुंबक के जो ध्रुव खंड हैं उनके बीच में ऐसा लंबवत रखा हुआ है। एक्चुअल में अब रखा कैसा है, बोर्ड में आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन बोर्ड में रखा इस तरह से, देखिए आप, है ना, ये ऐसा रखा हुआ है, D1 D2, ये इस तरह से रखा हुआ है, समझ गए? और चुंबकीय क्षेत्र ऊपर है, नीचे है, इस तरह से। क्लियर दैट? इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? साइक्लोट्रॉन थोड़ा सा टफ है ना, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन अगर आप समझ रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आसान है। ऊपर N है, नीचे S है, और इस आपने क्या कर दिया, इसको ऐसा D1 और D2 को क्या कर दिया, इस तरह से रख दिया। और चुंबकीय बल रेखाएं आपको मालूम है N से S की ओर होती है। और इस चुंबकीय बल रेखाओं की जो तीव्रता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 1 टेस्ला से 1 से 2 टेस्ला के बीच। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है ना, चुंबकीय क्षेत्र। ये आपको डायग्राम में नहीं लिखना है, तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन बता दिया मैंने। हाँ, फिर ये क्या करते हैं, इन दोनों डीजों का जो संबंध है, ये हम 10 पर 4 की घात वोल्ट से 10 पर 5 की घात वोल्ट के दोलित्र से क्या कर देते हैं, इसको D1 और D2 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोलित्र का काम ये होगा कि जो इस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाएगा उसको क्या करते जाएगा, परिवही हमने क्या बोला था, आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कराना है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया आपने, N और S के बीच में उसको रखा है, और आवेशित कण यहां पर गति करेगा अभी, है ना, धनात्मक कण गति करेगा यहां पर। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है?
चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा अभी, करवाते हैं उसको, है ना, उसको करना पड़ेगा अभी गति। ठीक इस तरह से वो अभी प्रवेश करेगा इधर और फिर वो गति करेगा। दूसरी चीज, विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगातार त्वरित करना है। तो अभी विद्युत क्षेत्र कहाँ आया था, नहीं आया था। ये आपके पास में विद्युत क्षेत्र है, यह है दोलित्र। इस दोलित्र का जो वोल्टेज होता है, आपको मालूम है दोलित्र है मतलब क्या करेगा भाई, जब दोलित्र समझते हैं तो दोलन होते हैं ना, कभी इस तरफ कभी इस तरफ। यहाँ भी इस तरफ ऐसा नहीं होने वाला, ये ऐसा झूला नहीं झूलने वाला है। ये क्या करेगा, D1 और D2 को क्या करेगा, कभी धनात्मक विभव देगा, कभी ऋणात्मक विभव देगा। काम ही है उसका, नाम ही उसका दोलित्र है। तो कभी प्लस देगा, कभी माइनस देगा, कभी प्लस देगा, कभी माइनस देगा, एक निश्चित आवृत्ति के साथ। और आवृत्ति कितनी होगी, 10⁷ की घात क्या होती है इसकी, हर्ट्ज आवृत्ति होती है। 10⁷ फ्रीक्वेंसी होती है, सॉरी हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इसकी होती है। तो जो दोलित्र है उसका जो वोल्टेज है कितना है, 10⁴ की घात वोल्ट से 10⁵ की घात वोल्ट है, यानी विद्युत क्षेत्र आपने आरोपित किया। और आवृत्ति कितनी है इसकी, तो आवृत्ति आपकी 10⁷ की घात हर्ट्ज। ठीक, ये पूरी की पूरी जो व्यवस्था है ये हो गई आपकी क्या, साइक्लोट्रॉन के बारे में, है ना, संरचना खत्म। और इसको क्या करते हैं, पूरा कहां पर रखा जाता है, तो इसे एक निर्वात कक्ष में रखा जाता है, ताकि जो भी कण है ना, वो अपनी गतिज ऊर्जा न खो सके, अपनी ऊर्जा ना खो सके। इसलिए इस पूरी व्यवस्था को क्या करते हैं, एक निर्वात कक्ष के अंदर रख दिया जाता है, बना दिया जाता है, व्यवस्थित कर दिया जाता है। क्लियर दैट। अब देखो एक बार फिर से रफली बात समझ में आ गई सबके, हाँ, कैसा था, क्या क्या था, यस और नो। ठीक, इस तरह से तो देख लेते हैं एक बार। देखिए फिर से देखते हैं इसको। चित्रानुसार साइक्लोट्रॉन की संरचना प्रदर्शित है ना, चित्र के अनुसार साइक्लोट्रॉन की संरचना प्रदर्शित है, जिसमें एक धातु का एक खोखला बेलन होता है जिसे बीच से काटकर अलग कर दिया जाता है। इन कटे हुए भागों को क्या कहते हैं, डीज कहते हैं। इन दोनों डीजों को थोड़ा विस्थापित करके रख दिया जाता है, थोड़ा हटाकर रख दिया जाता है। दोनों डीजों के केंद्र में या मध्य में एक धनायन स्रोत होता है। यह धनायन स्रोत सामान्यतः ड्यूटेरियम होता है। क्या होता है, स्रोत के रूप में किसका उपयोग करते हैं, ड्यूटेरियम का उपयोग करते हैं, राइट। और इन दोनों डीजों को प्रबल विद्युत चुंबक के दोनों डीजों को प्रबल चुंबक के ध्रुवखंडों N और S के मध्य रख दिया जाता है, जिससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 1 टेस्ला से 2 टेस्ला के मध्य होती है। फिर बोलेंगे इन दोनों डीजों का संबंध 10⁴ की घात वोल्ट से लेकर 10⁵ की घात वोल्ट के दोलित्र से, उच्च आवृत्ति के दोलित्र से कर दिया जाता है, जिसकी आवृत्ति कितनी होती है, 10⁷ हर्ट्ज होती है। इस संपूर्ण व्यवस्था को एक निर्वात कक्ष के अंदर रख दिया जाता है, व्यवस्थित कर दिया जाता है, ताकि धनायन अपनी ऊर्जा न खो सके। क्लियर दैट, यस और नो, बन जाएगा। हाँ, एक बार फिर से देखते हैं। अरे बात समझ में आ रही है, बोलिए। चित्रानुसार साइक्लोट्रॉन की संरचना प्रदर्शित है, जिसमें धातु का एक खोखला बेलन होता है जिसे बीच से काटकर अलग कर दिया जाता है। कटे हुए भागों को क्या कहते हैं, डीज कहते हैं। इन डीजों को थोड़ा विस्थापित करके रख दिया जाता है। दोनों डीजों के केंद्र में एक धनायन स्रोत होता है, यह सामान्यतः ड्यूटेरियम होता है। जब इस ड्यूटेरियम पर उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो धनायन स्रोत से क्या निकलने लगते हैं, धनायन निकलने लगते हैं, राइट। इसके बाद में बोलेंगे कि इन दोनों डीजों को प्रबल विद्युत चुंबक के ध्रुवखंडों N और S के मध्य रख दिया जाता है, जिससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 1 टेस्ला से 2 टेस्ला के मध्य होती है। इन दोनों डीजों का संबंध 10⁴ की घात वोल्ट से 10⁵ की घात वोल्ट के उच्च आवृत्ति के दोलित्र से संयोजित कर दिया जाता है, जिसकी आवृत्ति कितनी होती है, 10⁷ हर्ट्ज होती है।
इस संपूर्ण व्यवस्था को एक निर्वात कक्ष के अंदर व्यवस्थित कर दिया जाता है ताकि धनायन अपनी ऊर्जा ना खो सके। क्लियर दैट? यस और नो? अब जो हमारा तीसरा पॉइंट क्या है आपका, क्रियाविधि। और क्रियाविधि को आपको ध्यान से समझना है, बहुत आसान है, अभी आप खुद ही समझ लेंगे तो लिख लेंगे। क्या होता है कि यहाँ पर तो धनायन रखा हुआ है, मान लेते हैं इस धनायन का द्रव्यमान m है और आवेश कितना है यहाँ पर q है, और कौन सा कण है ये, धनात्मक कण है, आपको मालूम है धनात्मक कण? यस, क्लियर है? अब क्या होगा, ये धनात्मक कण क्या करेगा, अब मान लेते हैं कि किसी क्षण पर जो d1 है, अब चूंकि ये 2 लीटर है, 2 लीटर क्या करेगा, उसको वोल्टेज देगा, और वोल्टेज देगा तो क्या होगा, एक को धनात्मक वोल्ट देगा, एक को क्या करेगा, ऋणात्मक देगा। मान लेते हैं कि पहली बार में शुरुआत की कंडीशन में d1 जो है वो धनात्मक विभव पर है और d2 जो है वो ऋणात्मक विभव पर है। क्लियर दैट? यानी ये धनात्मक विभव पर है और ये ऋणात्मक विभव पर है। बात समझ में आ रही है? यस, बोलिए। पहला वाला धनात्मक और दूसरा वाला ऋणात्मक। हाँ, अब मुझे बताइए, ये बीच में धनात्मक कण है, तो धनात्मक कण है और d1 धनात्मक है, तो d1 क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा कि प्रतिकर्षित करेगा? d1 धनात्मक है, d2 ऋणात्मक है, तो d1 क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित, और d2 क्या करेगा, d2 क्या करेगा, आकर्षित करेगा। और जब d2 जब आकर्षित करेगा तो ये बताइए, ये जो धनात्मक कण है ये d1 में प्रवेश करेगा कि d2 में प्रवेश करेगा? d2 में प्रवेश करेगा। और कैसा प्रवेश करेगा भाई, इधर से आप इसको धकेल रहे हो, इधर से d1 इसको धकेल रहा है, d2 इसको खींच रहा है, इधर से प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इधर से आकर्षण बल लग रहा है, तो सीधी सी बात है वो कहाँ प्रवेश करेगा, d2 में प्रवेश करेगा। और d2 में कैसा प्रवेश कर रहा है, वो चुंबकीय क्षेत्र के कैसा प्रवेश कर रहा है, बताइए। चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है एमसीएस की ओर, इस चुंबकीय क्षेत्र के कैसा प्रवेश कर रहा है, लंबवत। ये आ गई लंबवत वाली कंडीशन, लंबवत प्रवेश करेगा। और कल मैंने आपको बताया था जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कोई आवेशित कण गति करता है तो उसकी गति कैसी होती है, सेकंड नंबर का पॉइंट बताइए, कैसी होती है, वृत्तीय गति होती है, राइट। तो ये क्या होगा, घूमेगा, यहां से निकलेगा, इस तरह से ये यहाँ प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के बाद यहाँ से क्या हो जाता है, ऐसा घूम जाता है वृत्तीय गति करने के लिए, राइट है, घूम गया, ठीक। अब वो जैसे क्या होगा, घूम कर फिर से कहाँ पर आएगा, कहाँ आएगा, d1 और d2 के मध्य वाले भाग में आएगा। वैसे ही उसी कंडीशन में अब ये 2 लीटर जो होगा ये इसके वोल्टेज को क्या कर देगा, बदल देगा। मतलब यहाँ पर जो प्लस था अब क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 2 लीटर का काम है उसके वोल्टेज को क्या करना, समय के साथ में परिवर्तित कर देना। अब d1 कैसा होगा भैया, d1 कैसा हो गया, ऋणात्मक, d2 कैसा हो गया, धनात्मक। तो बताइए अब d1 क्या करेगा, उसको d1 क्या करेगा, आकर्षित करेगा, बिल्कुल। और d2 क्या करेगा, उसको प्रतिकर्षित। तो सीधी सी बात, अब एक फिर खींच रहा है, एक धकेल रहा है, तो बताइए उसके वेग में वृद्धि होगी या नहीं होगी, बोलिए भाई। एक धकेल रहा है, एक खींच रहा है, तो उसके वेग में वृद्धि होना है कि नहीं होना है, होगी, बिल्कुल। तो अब उसके वेग में जब वृद्धि होगी तो उसके मार्ग की त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखिए वृद्धि करेगा और फिर से ऐसा वृत्तीय गति करते हुए कहां पहुंच जाएगा, फिर कहां पहुंच जाएगा, दोनों डिस्क के मध्य में। और जब दोनों डिस्क के मध्य में पहुंचेगा तो फिर क्या होगा, बताइए। अब ये जैसे ही वो बीच में प्रवेश कर आता है, ये d1 धनात्मक हो जाता है और d2 क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, ऋणात्मक विभव पर आ जाता है। मतलब इसका विभव धनात्मक हो जाता है, इसका विभव ऋणात्मक हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो अब बताइए, अब d1 क्या करेगा, उसको
प्रतिकर्षित, और D2 क्या करेगा, आकर्षित करेगा, राइट। तो अब देखिए जब ये प्रतिकर्षित करेगा, ये आकर्षित करेगा, तो ये फिर यहां प्रवेश करेगा और इस तरह से ये क्रम चलते रहता है। और ये देखिए आप लगातार देखिए, है ना, ये इस तरह से ये इधर आया, ये इधर आया, ये देखिए इसके मार्ग की त्रिज्या क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। और चूंकि एक तरफ से हर बार धकेला, एक तरफ से हर बार क्या होते जा रहा है, उसको खींचा जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका वेग भी बढ़ेगा और उसकी त्रिज्या भी बढ़ेगी। और बढ़ती हुई त्रिज्या के सर्पिलाकार पथ, ये पथ कैसा है आपका, कैसा दिख रहा है आपको, सर्प कैसा रहता है, कुंडली मार के, है ना, रहता है कि नहीं रहता, हाँ ऐसा होता है सांप रह के, ठीक। तो वैसे ये सर्पिलाकार पथ हो गया। और फिर जब ये चलते रहती व्यवस्था, बढ़ते जाता है वेग उसका, बढ़ते जाता है ना, और अंत में जब इस वृत्ति मार्ग की त्रिज्या जो होती है डीज की त्रिज्या के बराबर हो जाती है, तो डीज की, डीज पूरा एक वृत्त दिख रहा है आपको, बेलन था ना, तो बेलन के ऊपर से देखोगे तो कैसे दिखेगा आपको, वृत्ताकार दिखेगा नहीं दिखेगा, बोलिए। एक्चुअल में ये जो दिख रहा है ये ऊपर से देख रहे हो आप, मतलब बेलन के कहां से देख रहे हो, ऐसा ऊपर से देख रहे हो, बात समझ में आ रही है। ये जो कटा हुआ है ये आप कहां से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं इसको। तो इस तरह से आपकी व्यवस्था, इस तरह से आप जब देखेंगे तो इस तरह की व्यवस्था होगी। और जब इस वृत्ति मार्ग की त्रिज्या जो होगी वो डीज की त्रिज्या की क्या हो जाएगी, धनायन की जो त्रिज्या है, धनायन जिस वृत्ति मार्ग पर गति कर रहा है उसकी त्रिज्या इस डीज की त्रिज्या की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो फिर यहां पर इसको विक्षेपक प्लेट लगा दिया जाता है, यहां विक्षेपक प्लेट हो जाएगी एक, और जैसे ही इस विक्षेपक प्लेट में क्या करेगा, ये गति करेगा, तो ये जो डीज होगा वो तेजी से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ व्यवस्था बना देंगे ऐसी कि वो क्या हो जाए, तेजी से बाहर निकल जाए, क्लियर दैट। और ये जो कण यहाँ पर बाहर निकला है वो उसकी चाल भी अधिक होगी और गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, बहुत अधिक होगी। बात समझ में आ गई, बताइए कोई डाउट है क्या, बहुत आसान है, बहुत आसान है मेरे हिसाब से। ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको बात समझ में नहीं आ रही होगी, आ रही बात समझ में। और बहुत बिल्कुल सिंपल मैंने आपको रफली समझा दिया कि क्या करना है आपको। अब देखो इसको लिखना कैसे है ना, दो तरह से हम करते हैं काम। एक बार आप रफली समझ लेते हैं तो धीरे धीरे अपने को बिना शब्दों के संयोजन के द्वारा हम कहीं पर रुकते हैं, कहीं पर बोलते हैं, कहीं पर करते हैं। अब हम इसको एक साथ लिखना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे, है ना। माना कि डीज के केंद्र पर उपस्थित आवेशित कण का द्रव्यमान m है, यानी कि धनायन का द्रव्यमान m और आवेश कितना है उस पर q है वो धनात्मक कण, याद रखिए, और उस पर आवेश कितना है q है और द्रव्यमान m है। और मानते हैं कि किसी क्षण पर डीज d1 धनात्मक विभव पर और डीज d2 ऋणात्मक विभव पर है। डीज d1 कैसा है, धनात्मक विभव पर, और डीज d2 ऋणात्मक विभव पर है। माइक बंद करिए थोड़ी देर, ठीक है। जिससे क्या होगा, जब डीज d1 धनात्मक विभव पर और डीज d2 ऋणात्मक विभव पर होता है, जिससे धनायन डीज d2 में क्या होता है, लंबवत प्रवेश करता है, ठीक है। और लॉरेंज बल के कारण क्या हो जाता है, वो वृत्तीय गति करने लगता है, क्लियर दैट, करेगा। जैसे ही धनायन डीज d2 से निकलकर डीज d1 में क्या होता है, प्रवेश करता है, तो डीज d1 दोलित्र के कारण डीज d1 क्या हो जाता है, ऋणात्मक विभव पर आ जाता है, और डीज d2 धनात्मक विभव पर आ जाता है, जिससे डीज d1 के कारण उस धनात्मक कण पर आकर्षण बल और डीज d2 के कारण उस पर क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है। इस तरह से, वैसे इन तीरों को यहां ना बनाते हुए मैं इसकी जगह यहां बनाता हूं, ऐसा, ठीक, और ये इधर ऐसा, समझ गए। तो ये ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, क्लियर है कि नहीं। यहां से वो इधर जाएगा, तो जैसे ही वो बीच में पहुंचता है डीज d1 धनात्मक हो जाता है ऋणात्मक विभव पर, और डीज d2 धनात्मक विभव पर आ जाता है, जिससे d1 के कारण उस पर आकर्षण और d2 के कारण क्या होता है, उस पर प्रतिकर्षण बल लगता है, और वह कहाँ प्रवेश करता है, d1 में प्रवेश करता है। और ये क्रम क्या होता है, अब पूरा लिखना नहीं है, अब ये क्रम क्या होते रहता है, चलते रहता है। और जब मैंने आपको रफली समझा दिया था
जब वो यहाँ से यहाँ जाएगा फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या होने वाला है ना। अब हमको पूरी थ्योरी में बार बार वही चीज़ नहीं बताना है, हमको एक बार बता देंगे काम खत्म। यहाँ से यहाँ गया क्यों गया, फिर यहाँ पहुँचा तो फिर क्यों गया, ये क्रम चलते रहता है और उसकी त्रिज्या बढ़ती जाती है और बढ़ती हुई त्रिज्या की क्या करता है, वो सर्पिलाकार पथ का क्या करता है, अनुसरण करता है। और जब इस धनायन के वृत्ति मार्ग की त्रिज्या डी की त्रिज्या के बराबर हो जाती है, भाई बढ़ते जाएगी त्रिज्या, बढ़ती जाएगी और जब इसके बराबर हो जाएगी तो विक्षेपक प्लेटों की सहायता से क्या कर दिया जाता है, उस कण को क्या कर दिया जाता है, निकाल लिया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार जो कण आपको प्राप्त हुआ उसका वेग भी अधिक होता है और ऊर्जा भी क्या होती है, अधिक होती है। बात समझ में आ गई सबके? यस और नो? कैसे लिखेंगे एक बार फिर से देखो, है ना। माना कि धनात्मक कण का द्रव्यमान m और आवेश q है। माना किसी क्षण पर d1 धनात्मक विभव पर, d1 धनात्मक विभव पर और d2 ऋणात्मक विभव पर है, जिससे धनायन पर d1 के कारण प्रतिकर्षण बल और d2 के कारण आकर्षण बल लगता है और वह d2 में प्रवेश करता है। चूंकि धनायन d2 में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, जिससे लॉरेंज बल के कारण वह वृत्तीय गति करने लगता है। जैसे ही वह d2 से निकलकर मध्य में आता है, दोनों डीजों के मध्य में आता है, उसी क्षण दोलित्र के कारण d1 का विभव ऋणात्मक और d2 का विभव धनात्मक हो जाता है, जिससे d1 के कारण उस पर आकर्षण बल और d2 के कारण उस पर प्रतिकर्षण बल लगता है और वह d1 में प्रवेश कर जाता है। यह क्रम चलते रहता है और डीज की मार्ग की त्रिज्या और चाल भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। जब धनायन के वृत्ति मार्ग की त्रिज्या डीज की त्रिज्या के बराबर हो जाती है तो उसे विक्षेपक प्लेटों की सहायता से बाहर निकाल लिया जाता है, जिससे प्राप्त कण की ऊर्जा और चाल बहुत अधिक होती है। क्लियर दैट? यस और नो? अब हम पढ़ते हैं क्या क्रिया विधि के बाद में इसकी डीज की सीमाएं। भाई आखिर ये क्या काम नहीं कर सकता, है ना। तो पहली बात तो ये काम जो है ये इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनों को त्वरित नहीं कराया जा सकता, है ना। इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनों को, क्योंकि इसका काम क्या है, धनात्मक कणों प्रोटॉन और धनात्मक कणों को त्वरित कराना। क्लियर दैट? तो इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनों को त्वरित नहीं कराया जा सकता। दूसरी बात यह है कि इसकी सहायता से अनावेशित कणों को भी त्वरित नहीं कराया जा सकता। अनावेशित कण कौन कौन से बताइए? जैसे न्यूट्रॉन, उसको आप इसकी सहायता से त्वरित नहीं कर सकते। भाई उस पर आवेश होता तो भाई कोई धकेलेगा कोई खींचेगा, ना वो आकर्षित होना है ना प्रतिकर्षित होना है, तो फिर कैसे काम हो जाएगा? ठीक। तो पहली सीमा हो गई थी आपकी, इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनों को त्वरित नहीं किया जा सकता। दूसरी बात है आवेशित कणों को इसकी सहायता से त्वरित नहीं किया जा सकता। और तीसरी बात है किसी भी धनात्मक कण को एक निश्चित सीमा तक ही क्या कर सकते हैं आप, निश्चित सीमा तक ही क्या कर सकते हैं, त्वरित कर सकते हैं, उससे ज़्यादा उसको त्वरित नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये हो गया आपके पास में सीमाएं। अब इस पर एक जो डेरिवेशन मैंने आपको बताया था कि एक लंबा क्वेश्चन बनता है, साइक्लोट्रॉन से आप क्या समझते हैं, इसका सिद्धांत, संरचना तथा क्रियाविधि समझाइए। साथ ही धनायन के वृत्ति मार्ग की त्रिज्या, आवर्तकाल, साइक्लोट्रॉन आवृत्ति
धनायन की अधिकतम गतिज ऊर्जा और पूर्ण परिक्रमाओं की संख्या के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ेंगे। अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्या लिख रहे हैं आप? डेरिवेशन वाला पार्ट देख रहे हैं। धनायन के वृत्ति मार्ग की त्रिज्या के लिए व्यंजक क्या क्या लिखा आपने? माना कि धनायन का द्रव्यमान स्मॉल m, वेग स्मॉल v, वृत्ति मार्ग की त्रिज्या स्मॉल r, धनायन का आवेश q तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल B है। तब धनायन पर आरोपित चुंबकीय लॉरेंज बल क्या होता है? F इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90 क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है, तो क्यू वी बी साइन थीटा। तो F इज इक्वल टू क्या आएगा? क्यू वी बी। क्लियर दैट, है ना? अब देखो, ये जब वृत्ति गति करता है और आपको मालूम है कि वृत्ति गति करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बोलिए, किसी भी कण को वृत्ति गति करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? यस, अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है ना? तो अब इस धनायन को वृत्ति गति करने हेतु आवश्यक अभिकेंद्र बल ये होता है कि नहीं, बताइए? धनायन को वृत्ति गति करने हेतु आवश्यक अभिकेंद्र बल की, तो ये जो धनायन है उसको वृत्ति गति करने के लिए जो अभिकेंद्र बल प्राप्त होगा वो किससे प्राप्त होगा? बोलिए, किससे प्राप्त होगा? आपको बताया था वृत्ति गति करने के लिए अभिकेंद्र बल जो कहीं ना कहीं से हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ जो ये जो लॉरेंज बल है ना, वही क्या करता है? उसको वृत्ति गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल क्या करता है? प्रदान करता है। क्लियर दैट? दैट इज लॉरेंज बल जो होगा या अभिकेंद्र बल जो होगा किसके बराबर होगा? किसके? बोलिए भाई, लॉरेंज बल ही क्या कर रहा है? उसको वृत्ति गति कराने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है, तो अभिकेंद्र बल किसके बराबर होगा? लॉरेंज बल के। बिल्कुल, तो लिखेंगे यह लॉरेंज बल धनायन को वृत्तीय गति कराने हेतु
आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। अतः जो अभिकेंद्र बल होगा किसके बराबर होगा? अभिकेंद्र बल इज इक्वल टू क्या होगा? लॉरेंज बल। बिल्कुल। अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या होता है बताइए दीपाली, अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या होता है? बोलिए। आर, बिल्कुल राइट, वेरी गुड। एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू लॉरेंज बल कितना है? क्यू वी बी। हमको निकालना क्या है बताएंगे? एक वी से एक वी काट दे, एक वी से एक वी कट जाएगा, है ना? तो ये देखिए आर को इस तरफ लाइए आप, है ना, और इस क्यू बी को इस तरफ ला लीजिए, तो क्या आ जाएगा बताइए? एम वी अपॉन क्या आ जाएगा? क्यू बी इज इक्वल टू आर। और इसको इस तरह से लिख दीजिए अब, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। राइट होगा, है ना? और यही धनायन के वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या, या ऐसा लिखिए आप कि देखिए आप कि जो धनायन के जो त्रिज्या है ये किस पर निर्भर कर रही है? किस पर निर्भर कर रही है? वेग पर, है ना? आप देख सकते हैं धनायन के वेग पर। तो यही धनायन के वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या के लिए व्यंजक है। और आप यहां से देख सकते हैं कि भाई आर जो है ऊपर लिखा है और वी भी ऊपर लिखा है, मतलब आर इज प्रोपोर्शनल टू क्या है आपके पास में? वी है। मतलब जो त्रिज्या है वो किस पर निर्भर कर रही है? वेग पर निर्भर कर रही है, वेग के अनुक्रमानुपाती है। यस, यस और नो? त्रिज्या किसके अनुक्रमानुपाती है? वेग के अनुक्रमानुपाती है। तो मुझे बताइए जब त्रिज्या कब बढ़ेगी? जब आप किसको बढ़ाएंगे? वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या कब बढ़ेगी? वेग को बढ़ाएंगे तब बढ़ेगी। और वैसे ही तो हम कर रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र की जब लंबवत गति कराते हैं और विद्युत क्षेत्र के द्वारा क्या करते हैं? उसके विभव को बदलते जाते हैं, परिवर्तित करते जाते हैं, तो क्या होता है? एक ओर से धकेला जाता है, एक ओर से खींचा जाता है, तो उसका वेग क्या होते जाता है? बोलिए, वेग क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। जब वेग बढ़ते जाता है तो त्रिज्या भी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। क्लियर दैट? तो बहुत आसानी से, है ना? क्लियर है सबको? चलिए ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सेकेंड पार्ट है आपका, क्या है आपका? धनायन के आवर्तकाल के लिए व्यंजक, है ना? आवर्तकाल या धनायन का आवर्तकाल लिख दो सीधे, बस खत्म काम, ये व्यंजक हो जाएगा। अच्छा, वेग बराबर क्या होता है बताइए? वेग इज इक्वल टू दूरी बटे समय। ठीक, अच्छा मुझे बताइए जब समय को आप आवर्तकाल लिखेंगे, समय को आवर्तकाल लिखेंगे तो चली गई दूरी को क्या लिखेंगे बताइए? बोलिए। समय को यदि आप क्या करते हैं आवर्तकाल लिखते हैं तो चली गई दूरी को आप क्या लिखेंगे? भाई एक चक्कर पूरा जब लग रहा है ना? एक चक्कर पूरा लगाओगे तो भाई एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। तो एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होगी बताइए? बोलिए। एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होती है? 12वीं पढ़ रहे हैं आप लोग, हैं? एक चक्कर में चली गई दूरी आपको पता नहीं है? बोलिए, किसी को नहीं मालूम? एक चक्कर लगाने में लगा समय जो है आवर्तकाल है, तो एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होगी?
अरे अच्छा है, बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो क्या होगा, अगर समय को आप आवर्तकाल कर देते हैं, मतलब एक चक्कर पूरा हो गया है और एक चक्कर पूरा हो गया है, इसका मतलब चली गई दूरी कितनी होगी, कितनी होगी, परिधि के बराबर होगी। वेग कितना, v, परिधि कितनी होती है 2πr, और आवर्तकाल कितना आपका t। हम मान लेते हैं कि t जो है वो धनायन का क्या है, आवर्तकाल है। नीचे वहां पर वैसे लिखना था हमको कि जो माना कि धनायन का आवर्तकाल क्या है, t है। ठीक है, अब t को इधर ला लो, क्योंकि आवर्तकाल ही निकालना है हमको। t इज इक्वल टू 2πr अपॉन v, और ये आ गया v। अब बताइए, कल r की वैल्यू हमने निकाला था, r की वैल्यू कितनी थी कल, बोलिए। mv, हाँ qb, यस, कॉपी निकाल कर बैठा करो। mv अपॉन qb थी, तो मान रख दो t इज इक्वल टू 2π इंटू mv अपॉन qb, और अपॉन में आ गया v, v से v कट जाएगा, t इज इक्वल टू 2π, ऊपर में बचेगा m और नीचे में क्या जाएगा, qb आ जाएगा। ये हो गया आपका आवर्तकाल। ठीक है, इस तरह से। तो ये आवर्तकाल आ गया आपका। आवर्तकाल के बाद में है आपका आवृत्ति निकालेंगे, जिसको हम साइक्लोट्रॉन आवृत्ति के नाम से जानेंगे। साइक्लोट्रॉन आवृत्ति, तीसरा साइक्लोट्रॉन आवृत्ति। भाई साइक्लोट्रॉन कब काम करेगा, मुझे बताइए, साइक्लोट्रॉन कब काम करेगा, साइक्लोट्रॉन कब काम करेगा, मतलब कब उस धनायन को गति कराएगा, है ना।
साइक्लोट्रॉन कब काम करेगा, मुझे बताइए। साइक्लोट्रॉन कब काम करेगा? जब धनायन की आवृत्ति और दोलित्र की आवृत्ति कैसी होगी? समान होगी, तब काम करेगा। ठीक है, मतलब देखो, समझो इस बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मुझे बताइए, ये डिश था ऐसे, और यहां कण गति कर रहा है, ठीक है, और ये दोलित्र यहां पर लगा हुआ था। मुझे ये बताइए, अगर कण के यहां से यहां तक पहुंचने में, कण के यहां से यहां तक पहुंचने में अगर डीज अपने प्लस को, यहां प्लस और यहां माइनस था, तभी डीज क्या हुआ, यहां से कहां गया, इधर गया। प्लस ने उसको क्या किया, प्रतिकर्षित किया, और माइनस ने क्या किया, उसको आकर्षित किया। ठीक है ना। अब बात यह आ रही कि भाई अगर यहां से वो यहां जाता है, ठीक है, और यहां से घूम कर वो क्या करता है, यहां पर जब पहुंचता है, तो ये दोलित्र क्या कर देता है, इसको, इस प्लस को क्या कर देता है, माइनस कर देता है, और माइनस को क्या कर देता है, प्लस कर देता है। ठीक है, फिर वो यहां से यहां तक घूम के आता है, तो ये माइनस को क्या कर देता है, फिर वो प्लस कर देता है, और ये क्या कर देता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, तो मुझे बताइए, दोलित्र की आवृत्ति और धनायन की जो आवृत्ति है, यानी चक्कर लगाने की जो क्षमता है, वो कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तभी तो ये काम करेगा साइक्लोट्रॉन। बात समझ में आ रही है? साइक्लोट्रॉन कब काम करेगा? जब धनायन की आवृत्ति, मतलब आवृत्ति का मतलब क्या होता है, आवृत्ति की परिभाषा क्या होती है? 1 सेकेंड में पूर्ण किए गए चक्करों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, अब 1 सेकेंड में जितने चक्कर धनायन लगाएगा, उतने ही बार ये दोलित्र भी क्या कर देगा, प्लस को माइनस और प्लस को माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? तभी तो ऐसा तभी तो क्या होगा, ये इसके आसपास क्या कर पाएगा, चक्कर लगा पाएगा, अन्यथा चक्कर लगा पाएगा क्या, बताइए। हाँ, मान के चलते हैं कि भाई ये जब यहां से यहां पहुंचा और ये प्लस जो है वो प्लस ही रहा और माइनस माइनस ही रहा, तो मुझे बताइए अब धनायन को प्लस खींचेगा क्या अपनी ओर? हाँ, और माइनस क्या करेगा, उसको धकेलेगा क्या? जबकि कल हमने देखा था कि धनायन कब गति करता है, धनायन का वेग और त्रिज्या कब बढ़ती है, तब बढ़ती है जब धनायन को धनात्मक डीज क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, और ऋणात्मक वाला क्या करता है, आकर्षित करता है। तब जाके क्या होता है, उसका वेग और त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। अब मुझे बताइए कि भाई धन का धन ही रह जाए और ऋण का ऋण रह जाए, और कण घूम कर कहां पर पहुंच जाए, यहां पर पहुंच जाए, और धन उसको प्रतिकर्षित ही न करे और ऋण उसको आकर्षित न करे, उल्टा कर रहा है कि अब धन क्या करेगा, उसको प्रतिकर्षित कर देगा। तो ये जब इस कण को, ये धनात्मक कण है, इसको जब ये प्लस प्रतिकर्षित कर देगा, तो ये तो इधर चले जाएगा, फिर धकेल देगा इसको, और ये क्या कर लेगा, इसको इधर खींच देगा। जाना था इसको इधर, अब वो क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं? हाँ, क्लियर है कि नहीं बात? तो भाई ये दोलित्र का महत्व है ना, यानी जितने 1 सेकेंड में जितने चक्कर किसके हो रहे हैं, धनायन वृत्ति गति कर रहा है 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में जितने चक्कर धनायन के हो रहे हैं, धनात्मक कण के हो रहे हैं, उतने ही बार ये क्या करेगा, दोलित्र डीजों को क्या करेगा, धनात्मक और ऋणात्मक वोल्टेज में क्या कर देगा, परिवर्तन करते रहेगा। उतनी बार धन को ऋण और ऋण को क्या करेगा, वो धन करेगा। समझ में आई बात? तभी दोलित्र क्या, तभी जो साइक्लोट्रॉन है क्या करेगा, काम कर पाएगा, अन्यथा वो काम नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ गई अब? ओके। और ये जो दोलित्र की आवृत्ति है, इस आवृत्ति को ही हम क्या कहते हैं, साइक्लोट्रॉन आवृत्ति कहते हैं, क्योंकि दोलित्र की आवृत्ति और उस धनायन के कण की जो आवृत्ति है, धनात्मक कण की जो आवृत्ति है, वो दोनों बराबर होगी, तब जाके दोलित्र क्या करेगा, कार्य करेगा। क्लियर दैट? काफी चर्चा हो गई इस बात पर, कोई डाउट तो नहीं है? बोलिए, लिख दूं अब? सभी को बोलो, माइक सबके पास में है, सबके पास में भगवान ने मुंह भी दिया है ना? भगवान की दया से सबके पास मुंह है, बोलते बोलिए, समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ, ठीक है।
पता चला कि कितने लोगों के पास मुंह है, बाकी के पास नहीं है ना। साइक्लोट्रॉन तभी कार्य करता है जब दोलित्र की आवृत्ति धनायन की आवृत्ति के कैसी हो, बराबर हो, है ना। अपन ने इसकी आवृत्ति लिखे थे, याद करो, 10⁷ हर्ट्ज, याद है कल का लिखा था कि नहीं। बराबर हो इस दोलित्र की आवृत्ति को क्या कहते हैं, साइक्लोट्रॉन आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। अतः साइक्लोट्रॉन आवृत्ति इज इक्वल टू धनायन की आवृत्ति, ठीक है। धनायन की आवृत्ति को न्यू लिख देते हैं, ठीक। अच्छा, दिख नहीं रहा होगा, आवृत्ति है ना, धनायन की आवृत्ति, ये न्यू लिखा, न्यू। और इसकी जो आवृत्ति है, किसकी आवृत्ति, साइक्लोट्रॉन आवृत्ति जब हमको निकालना है, इसको हम नाम दे देते हैं कितना, ν0। अच्छा, आवृत्ति बराबर क्या होता है बताना जरा, आवृत्ति बराबर हाँ गुड, 1/, आवर्तकाल 1/T, आवृत्ति इज इक्वल टू 1/, आवर्तकाल होता है, आपको मालूम है ना। ν0 इज इक्वल टू, यस, टी की वैल्यू निकाल कर रखे हो आपने, 2πm/QB, ये निकाले हो 2πm/QB, इसको यहाँ रख दो, तो 1/2πm/QB। कौन ऊपर जाएगा, कौन जाएगा ऊपर, QB ऊपर जाएगा, तो ν0 इज इक्वल टू QB ऊपर गया, अपॉन में आ गया 2πm, है ना। बहुत आसान था, आवर्तकाल का उल्टा आवृत्ति होता है, लेकिन बात यहाँ समझाने की थी आखिर क्या है मतलब, है ना। इसके बाद में तीसरा कौन सा हो गया, 2, 3, 4, आप देखेंगे धनायन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, धनायन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, धनायन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है समझाने का, सीधे सीधे लिखने का है। माना कि धनायन आर मैक्सिमम, आर देखो अधिकतम गतिज ऊर्जा है तो त्रिज्या अधिकतम ले लेते हैं और वेग भी अधिकतम ले लेते हैं, ठीक है। तो बात बन जाएगी, देखते हैं। माना कि धनायन आर मैक्सिमम त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर वी मैक्सिमम वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। माना कि धनायन आर मैक्सिमम त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है, अधिकतम, अधिकतम त्रिज्या कितनी होगी बताइए, डीस की त्रिज्या के बराबर, बोला था मैंने कल। जब धनायन की त्रिज्या डीस की त्रिज्या के बराबर हो जाती है तो धनायन को विक्षेपक प्लेटों की सहायता से क्या कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। कल चर्चा हुई थी कि नहीं इसके बारे में, बोलिए। हाँ, तो माना कि धनायन आर मैक्सिमम त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर कितने वेग से, वी मैक्सिमम वेग से गति करता है, तब कल आपने पढ़ा था लॉरेंज बल, है ना, ऑरेंज बल, ऑरेंज बल है कि लॉरेंज बल है, लॉरेंज बल है ना, अभिकेंद्र बल, राइट, यस। लॉरेंज बल इज इक्वल टू अभिकेंद्र बल, एनी डाउट, हाँ, है ना। कल किया था आपने, वृत्ति गति करने हेतु आवश्यक अभिकेंद्र बल लॉरेंज बल कहलाता है, यस। तो लॉरेंज बल इज इक्वल टू क्या हो गया, लॉरेंज बल इज इक्वल टू हो गया अभिकेंद्र बल। हाँ, लॉरेंज बल कितना, बोलिए कितना होता है लॉरेंज बल,
QVB, तो QV और V कैसा है हमारे पास में, मैक्सिमम इंटू बी, समझ गए। QVB होता है तो QV मैक्सिमम इंटू बी, और अभी के इंद्रबल भैया mv² होता है, तो इसको भी क्या लिखेंगे, mv मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन r मैक्सिमम, राइट, क्योंकि हमारे पास त्रिज्या मैक्सिमम है और वेग भी कैसा है, मैक्सिमम है। यस और नो। हाँ, तो ये अभी चलो ठीक है, इतना अभी स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv², है ना, ठीक है। ये v से यहाँ का एक v कट गया, तो ये आ गया अपने पास QB = mv मैक्सिमम अपान r मैक्सिमम। अब हमको गतिज ऊर्जा निकालना है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। तो गतिज ऊर्जा वेग से बनी है ना, बनी है कि नहीं। तो गतिज ऊर्जा निकालने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, किसकी आवश्यकता पड़ेगी, वेग की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां से क्या निकालना चाहिए हमें, बोलिए क्या निकालना चाहिए, वेग निकालना चाहिए। तो ये वेग निकालेंगे तो ये r को इधर ले जा लीजिए आप, है ना। फिजिक्स में क्या होता है कि जो चीज़ हमको ज्ञात करना है उसी के अनुसार सब आगे बढ़ा जाता है ना। तो ये r मैक्सिमम का स्क्वायर = m, और यहाँ क्या बच गया, v मैक्सिमम बच गया। अब v मैक्सिमम की वैल्यू निकालना है हमको, तो ये m को यहाँ ला लो, तो v मैक्सिमम = QBr मैक्सिमम अपॉन में कौन गया, कौन गया बताइए, v मैक्सिमम की वैल्यू निकाल तो अपॉन में कौन गया, m गया, ठीक। ये निकल गई आपके पास में v मैक्सिमम की वैल्यू। जब आपके पास में v मैक्सिमम की वैल्यू निकल गई तो अब क्या निकालेंगे बताइए, अब क्या निकालेंगे, हाँ बोलिए। अब धनायन की गतिज ऊर्जा, और कौन सी गतिज ऊर्जा, अधिकतम, हमने अधिकतम लिखेंगे नहीं उसमें, अधिकतम गतिज ऊर्जा, है ना, E मैक्सिमम अधिकतम गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होता है, तो v मैक्सिमम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, यस, ठीक है, इतना ठीक है कि नहीं। E मैक्सिमम = 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर। अब v मैक्सिमम की वैल्यू आपने निकाल कर रख चुका है, तो निकालिए E मैक्सिमम = 1/2 mv मैक्सिमम QBr मैक्सिमम अपॉन m का स्क्वायर। माइक बंद करिए, किसका माइक है, माइक तभी मतलब शुरू रखिए जब आपको कुछ बोलना हो, है ना।
तो इस तरह से हमने v का मान रख दिया यहाँ पर। ये जो v का मान हमने निकाल के रखा था उसको आपने यहाँ पर रख दिया। E मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/2m। चलिए स्क्वायर है तो क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे तो q का स्क्वायर बनेगा, b का स्क्वायर आएगा, r मैक्सिमम का भी क्या होगा, ऊपर वालों का भी स्क्वायर आएगा और नीचे वालों का भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। एनी डाउट? और जब ऐसा है तो 1m से क्या हो जाएगा, 1m को काट दीजिए। ठीक, तो क्या आएगा, E मैक्सिमम इज इक्वल टू, ऊपर क्या है देखो, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्सिमम का स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्सिमम का स्क्वायर और अपॉन में 2 और m बचा है 2m। ये हो गई गतिज ऊर्जा, राइट? ओके, यस और नो? एंड एट द लास्ट है आपके पास में इसका और ये निकालना है। ये सवाल आया नहीं है इसके पहले, लेकिन 4-5 साल हो गए ये कोर्स में जुड़ा है और इसको इस साल कोर्स में हटाया भी नहीं गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंट है, कभी नहीं आया लेकिन आ सकता है और उतना कठिन नहीं है। यदि आप वीडियो मैं भेज दूंगा अगर ज़्यादा ही है तो इसको, है ना, बना के 2-3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, देखो प्रैक्टिस फिजिक्स को पढ़ने का तरीका है, आपको बार बार थ्योरी और जो डेरिवेशन है उसको बना बना कर देखना है। ऐसा नहीं है हिंदी जैसे अपनी कॉपी उठा लिया और आप उसको याद कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको परिपक्व होना है तो आपको पेन और कॉपी उठाना पड़ेगा, लिख लिख कर देखना पड़ेगा, तब जाके आप इसमें क्या होंगे, परफेक्ट बनेंगे। ठीक, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। फिजिक्स पढ़ते का तरीका ये है, क्योंकि फिजिक्स एक प्रकार का मैथ्स है। मैथ्स में सिर्फ मैथ्स ही मैथ्स होती है। यहाँ समस्या ये है कि मैथ्स तो बन जाती है, लेकिन जो उसके ऊपर का जो डायग्राम का जो डिस्क्रिप्शन है या उसकी जो बातें हैं वो आपको लिखते नहीं बनती है ना। तो मैथ से थोड़ा सा टफ हो जाता है ये, फिर थोड़ा सा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसलिए इसको लिख लिख कर देखने की ज़्यादा आवश्यकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिकल टर्म नहीं कर पाते तो कम से कम जो थ्योरी वाला पार्ट होता है उसको तो लिख कर देखिए, क्योंकि आप उसी में गड़बड़ करते हैं ज़्यादा। हाँ, आखिरी पॉइंट है आपका, कौन सा, 5वां कहलाएगा क्या? हाँ, पूर्ण परिक्रमाओं की संख्या। पूर्ण परिक्रमाओं की संख्या मतलब धनायन जो गति कर रहा है उसमें कितने चक्कर वो लगा रहा है उसकी संख्या निकालना है हमको। ठीक है, ये तो माना कि धनायन की पूर्ण परिक्रमाओं की संख्या, माना कि धनायन के पूर्ण परिक्रमाओं, परिक्रमा मतलब चक्कर, है ना, n हो तब, सॉरी n हो, n तथा त्वरक विभव v हो। अब ये त्वरक विभव क्या है भाई? आप दोलित्र की सहायता से क्या करते हैं, आप दोलित्र की सहायता से विभव देते हैं कि नहीं? एक को धनात्मक, एक को क्या करते हैं, ऋणात्मक। जो डीज हैं आपके पास में उनको क्या करते हैं आप विभव देते हैं। d1 धनात्मक विभव पर, d2 ऋणात्मक विभव पर, फिर d1 ऋणात्मक विभव पर, d2 धनात्मक विभव पर। तो आप क्या करते हो, और वो विभव क्या करता है भाई? वो विद्युत क्षेत्र है ना। विभव क्या है, मतलब आपने दोलित्र लगाया है, वो क्या है, विद्युत क्षेत्र है ना। क्या है वो? विद्युत क्षेत्र है। और वो विद्युत क्षेत्र ही क्या करता है, ये विद्युत क्षेत्र ही उस धनायन को क्या करता है, त्वरित करता है, उसको गति प्रदान करता है। भाई अगर प्लस और माइनस न रहे, धनात्मक विभव ऋणात्मक विभव न रहे, तो न उसको एक तरफ से धकेला जाएगा, न एक तरफ से उसको खींचा जाएगा। तो जो आप विभवांतर आरोपित कर रहे हो दोलित्र की सहायता से, विभव दे रहे हैं, वो कौन सा विभव कहलाएगा? बोलिए, कौन सा विभव कहलाएगा? त्वरक विभव कहलाएगा, क्योंकि उसी विभव की वजह से क्या होता है, वेग में वृद्धि होती है। किसके? धनायन के। क्लियर दैट? यस, पढ़ो। v हो तब E मैक्सिमम
अब मुझे बताइए, एक सूत्र मैंने आपको पढ़ाया था, E इज इक्वल टू EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़े हो सब लोगों ने? चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव का सबसे अंतिम सवाल यही था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आपने पढ़ा है इसको? और वहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा क्या थी? इलेक्ट्रॉन पर 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर उसके त्वरित गति के द्वारा प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ये इसकी परिभाषा थी, याद है? यानी कि वहां पर इलेक्ट्रॉन पर विभवांतर आरोपित करते थे और वो इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करता था, और उसकी जब गति बढ़ती थी तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती थी, उस गतिज ऊर्जा को हम क्या कहते थे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते थे। क्लियर दैट? यस। और उसको कैसे, तो यहाँ भी तो वैसा ही हो रहा है। यहाँ भी तो आवेश क्या कर रहा है? गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की जगह पर धनात्मक कण गति कर रहा है, और उस पर भी आप क्या कर रहे हो? वहाँ पर 1 वोल्ट का भी विभवांतर आरोपित करते थे, यहाँ पर 20 वोल्ट का भी विभवांतर आरोपित कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो वो जो सूत्र होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, E इज इक्वल टू क्या होता था? E इज इक्वल टू EV होता था। अब हमारे पास में क्या है? E नहीं है। क्या है हमारे पास? Q है। जो धनायन का आवेश हमने कितना माने? Q माने ना। ठीक। इलेक्ट्रॉन का आवेश E था, इसलिए EV लिखते थे। धनायन का आवेश कितना है? Q है, तो क्या लिखेंगे? QV लिखेंगे, है ना। और वो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एक्चुअल में क्या है? वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो कण है धनायन, उसकी गति ऊर्जा क्या है? E मैक्सिमम है। तो हम यहाँ पर EV न लिखते हुए क्या लिखेंगे? QV लिखेंगे। बात समझ में आ गई? यस। ये बात समझ में आई क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है। हमारे पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है, धनायन है, तो धनायन की गतिज ऊर्जा को लिखा जाएगा E इज इक्वल टू QV। आवेश E के स्थान पर आवेश Q है। और एक और चीज, यहां पर फेरों की संख्या n है, लेकिन मैं यहां पर 2n लिखने वाला हूं। 2n QV, यानी E मैक्सिमम इज इक्वल टू लिख रहा हूं 2n QV। अब क्यों लिख रहा हूं उसका भी कारण समझो। मुझे बताइए, चक्करों की संख्या तो n है, तो ऐसे चक्कर कितने लगेंगे बताइए? कितने चक्कर लगेंगे? ऐसे n चक्कर लगेंगे। लिखिए, हमने पूर्ण परिक्रमाओं की संख्या कैपिटल N है, n चक्कर लगेंगे। ठीक है, तो n का गुणा होना चाहिए था, मैंने 2n का गुणा किया। मैं एक बार धनायन को गति ऊर्जा मिलेगी QV, n चक्कर है तो कितनी मिलेगी? कितनी ऊर्जा मिलेगी उसको? n QV मिलेगी। लेकिन 2 कहाँ से आया? 2n क्यों लिखा मैंने? जब परिक्रमाओं की संख्या n है तो उसका भी कारण सुनिए। देखिए, ये डीस था इस तरह से, और एक कण यहां से गति कर रहा है। मुझे बताइए, एक चक्कर, सॉरी, ये एक चक्कर लगाया, तो एक चक्कर में मुझे ये बताइए वो कितने बार ऊर्जा प्राप्त करता है? हाँ, एक ही बार करता है कि 2 बार करता है? देखो, एक बार जब यहां से यहां जाता है तो यहां पर भी ऊर्जा प्राप्त करता है वो कण, और जब ऐसे यहां से घूमकर जब यहां आता है तो यहां पर भी क्या करता है? वो ऊर्जा प्राप्त करता है कि नहीं करता है? बताइए। जब यहां आता है उसको इधर जाना होता है तो इधर इसको धकेला जाता है, इधर इसको खींचा जाता है। जब यहां पहुंचता है तो इधर इसको खींचा जाता है, इधर से इसको धकेला जाता है। मतलब वो कितने बार ऊर्जा प्राप्त कर रहा है? एक। टू है ना, 2n बार करेगा। समझ में आई बात? यानी एक चक्कर में 2 बार ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, इसलिए n चक्कर में 2n बार ऊर्जा क्या करेगा? वो प्राप्त करेगा। इसलिए QV के साथ हमने कितने का गुणा किया है? 2n का गुणा किया है। बात समझ में आ गई सबके? अब बोलिए, कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हो गई बात? यस। और अगर बात समझ में आ गई तो फिर आगे बढ़ना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। परंतु E मैक्सिमम इज इक्वल टू, और आप लोगों ने निकाल के रखा है, ये देखिए, ये देखिए, ये भी तो गतिज ऊर्जा है, ये मैक्सिमम
है कि नहीं? तो कितनी है? क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्सिमम का स्क्वायर और अपॉन में 2m। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये भी गतिज ऊर्जा है, ये भी गतिज ऊर्जा है ना? लेफ्ट बराबर है तो राइट क्या हो जाएंगे? बोलिए। 2n क्यू वी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। अरे हमने लिखा ही नहीं समीकरण नंबर 1 और 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो 2n क्यू वी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन 2m, है ना? मान किसका निकालना है बताइए? किसका निकालना है? n का। हेडिंग क्या डाली है? पूर्ण परिक्रमाओं की संख्या, है ना? तो जब पूर्ण परिक्रमाओं की संख्या हेडिंग डाली है तो n ही निकालना पड़ेगा ना। अच्छा एक काम करते हैं, देखो ये q है और यहाँ पर स्क्वायर है, तो एक q से एक q कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। q से q कटेगा, किसी को बुरा तो नहीं लगेगा? बोलिए, कटेगा ना? हाँ ठीक। तो n का मान निकाल लीजिए यहाँ से। n देखो अभी 2 और v अपॉन में हो जाएगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा नीचे, है ना? तो क्या होगा? देखो यहाँ q बचा, यहाँ बी स्क्वायर बचा, यहाँ r मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन 2 दूनी 4m, और देखो ये v भी है तो v नीचे आ जाएगा। ये देखिए, ये हो गया आपकी पूर्ण परिक्रमाओं की संख्या। यस, कोई दिक्कत किसी को?